गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु महेश सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन डिफरेंट केसेस। तो उसमें केस को किसके रिगार्डिंग हम देखने वाले हैं? क्यूब के रिगार्डिंग देखने वाले हैं कि चार्ज को क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, कोई साइड के सेंटर पर रखा हुआ है या वर्टेक्स पर रखा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग फ्लक्स भी डिफरेंट आता है। तो ये काफी मजेदार टॉपिक है। तो सपोज मैं आपको बोलूं कि कोई एक सरफेस है मेरे पास, रैंडम सरफेस, उस पर उसके सेंटर पर चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स कितना होता है आप भली भांति जानते हो, क्यू बाय एप्सिलॉन। हाँ या ना? डेफिनेटली यस, ये आप जानते हो। अगर मैं बोलूं कि इसमें और यहाँ पर +2 क्यू चार्ज है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? सो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू व्हाट? 3q बाय एप्सिलॉन। क्योंकि फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गिवन सरफेस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गिवन सरफेस। ओके, सो अब ये फ्लक्स यहां से आप फाइंड करते थे, लेकिन ये कौन सा शेप था? सर्कल था, और उसके लिए पूरी सरफेस के लिए करते थे। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पूरी सरफेस नहीं, उसका या तो कोई फेस या फिर कोई वर्टाइसिस, उसके रिस्पेक्ट में क्या फ्लक्स होगा वो हम देखने वाले हैं। सो काफी मजेदार टॉपिक है। सो लेट अस सी। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ज्यादा नहीं पकाना है, डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूं मैं आप अभी की। फर्स्ट है व्हेन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, कि मान लो कि ये हमारे पास क्यूब अवेलेबल है। ओके, तो अब इस क्यूब के सेंटर पर यहां पर क्यू चार्ज अवेलेबल है, तो इस क्यूब, पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होगा? सो फ्लक्स रिगार्डिंगली होल क्यूब फाई, दैट इज व्हाट? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, फॉर गिवन क्यूब। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है कि क्यूब के लिए कितना होगा। हमारा टारगेट क्या है कि कोई एक फेस से कितना होगा, कोई एक वर्टाइसिस से कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। कोई आप कंसिडर करो तो लाइक ये सपोज आपके पास क्यूब है, मान लो, भले अभी क्यूबॉइड दिख रहा हो, लेकिन आप इसको कंसीडर करके जाओ क्यूब, उसके एग्जैक्ट सेंटर पर चार्ज है, तो अब मैं इसकी साइड पर फाइंड करना चाहता हूं। तो साइड से आप कंसीडर करो यहां पर, तो कितना फेस, सॉरी फेस पर अभी हम कंसीडर करें, तो इस क्यूब के कितने फेस है? तो आप काउंट करो, तो एक ये, दूसरा पीछे वाला, तीसरा ऊपर नीचे मतलब 4, और ये साइड वाला दाएं बाएं मतलब 6 फेस हुए। तो कोई एक सिंगल फेस से मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? ओके, तो सी, यहां पर आपके पास ये क्यूबॉइड मतलब क्यूब अवेलेबल है, ऐसा मान लो आप। विजुअलाइजेशन के लिए इसको क्यूब कंसीडर कर लो। इस पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे इस क्यूब के लिए नहीं चाहिए, कोई एक यहां पर फेस के लिए चाहिए। तो मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूं कि 6 फेसेस है, 6 फेस अगर मेरे पास है तो फ्लक्स कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? सिंगल फेस से। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1 फेस अगर होगा तो फ्लक्स कितना होगा? सो फ्लक्स यू कैन नाउ यू कैन फाइंड इजीली क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। Okay, so in that way you can find the flux through one phase when charge is placed at the center. ये सिर्फ और सिर्फ कब काम करता है? जब चार्ज को एग्जैक्टली कहां पर रखा हो? सेंटर पर रखा हो। ओके, सो प्रॉपरली आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फेस वाला केस समझाया। ओके, नाउ और फेस, अब हम कंसीडर करेंगे वर्टाइसिस, फ्लक्स थ्रू वर्टाइसिस। तो कोई वर्टाइसिस के लिए मैं फाइंड करना चाहता हूं, चार्ज सेंटर पर है, कोई वर्टाइसिस के लिए जाना चाहता हूं, तो वर्टाइसिस कितनी होगी टोटल? आप काउंट करो, तो ये एक ए बी सी और डी, सिमिलरली ये ई एफ जी एच। सो टोटल वर्टाइसिस कितनी दिख रही है आपको? 8 वर्टाइसिस दिख रही है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 8 वर्टाइसिस है, तो उसके लिए फ्लक्स कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरे के पूरे क्यूब के लिए टोटल वर्टाइसिस कितनी है? 8 है, तो इसके लिए फ्लक्स कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन। तो 1 वर्टाइसिस के लिए कितना? क्योंकि अभी हम फाइंड करना चाहते हैं कोई एक वर्टाइसिस के लिए फ्लक्स कितना होने वाला है। सो वी कैन राइट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इन दैट वे यू कैन फाइंड द फ्लक्स थ्रू एनी वर्टाइसिस ऑफ अ गिवन क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, सो ये हो गया किसका केस? वर्टाइसिस वाला। लेकिन कोई साइड्स के लिए मैं फाइंड करना चाहता हूं, इसके लिए कितनी साइड होगी? तो आप काउंट करके बताओ, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यही क्यूब है, साइड कितनी होगी? 12 साइड होगी। सोच रहे हो कैसे? काउंट कर लो। ये पहली वाली 1,
ये उसके पीछे वाली 2, ये तीसरी, ये चौथी। तो अगर यहाँ पर 4 कंसीडर की तो नीचे भी कितनी होगी 4, मतलब 8 हो गई। फिर ये 9, 10, 11, 12, कितनी साइड्स हुई 12 साइड्स हुई। तो अगर हम कंसीडर करें तो AC, AB, CD ये काउंट करने लगो, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे काउंट करोगे कितना हो जाएगा 12 साइड्स। सो 1 साइड के लिए मुझे फाइंड करना है। सो फोर्थ केस क्या बनेगा 4 साइड्स, 12 साइड्स है उसकी। अगर इसकी 12 साइड्स है तो फ्लक्स कितना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे फाइंड किसके लिए करना है 1 साइड के लिए। सो 1 साइड अगर होगी तो उसके रिगार्डिंगली फ्लक्स कितना होगा, दैट इज व्हाट Q बाय 12 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। ओके, तो ये हमें किसके लिए मिला 1 साइड के लिए मिला। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक पर्टिकुलर केस है कि जिसमें कि एक क्यूब दिया है, उसके सेंटर में, इसके अंदर बीच में यहां पर हम चार्ज रख रहे हैं। ओके, तो इसको जब भी यहाँ चार्ज को यहां पर रखे तो फ्लक्स डिफरेंट केस में क्या होगा, लेकिन चार्ज सेंटर पर रखा था। अब जो नेक्स्ट केस हम देखने वाले वो बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, मजा भी आने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। सो अब हम नेक्स्ट केस क्या देखने वाले, जैसे कि मैंने बोला कि चार्ज है वो सेंटर में नहीं है। अब हम कोई एक फेस पर रख रहे हैं, सेंटर कोई एक फेस है उसके सेंटर पर रख रहे हैं। ओके, तो ये फेस आप कंसीडर करो कि ये A, B, C, D, E, F, G और H है। तो मैंने ये चार्ज को कौन से फेस पर रखा, B, D, G, H पर रखा। ओके, मतलब जो चार्ज है वो भी कहां पर मैं इससे डॉट लाइन कर रहा हूं, यहां पर रख दिया। तो अब इसमें यहां पर फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। सो अब आपको यहां पर सोचना है सिमेट्रिक, क्योंकि इससे पहले जो चार्ज सेंटर पर था तो वो हर एक फेस से क्या था, सिमेट्रिक था, सेम डिस्टेंस पर था। ओके, लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हर एक फेस से सिमेट्रिक नहीं होने वाला है। ओके, कि लाइक ये पूरे अगर हम कंसीडर करें तो ये हर एक फेस से सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके रिगार्डिंग फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। आपको क्या सोचना पड़ेगा, सिमेट्रिक कब बनेगा, जब मैं यहां पर दूसरा सी, थोड़ी देर लगेगी इसमें, सो डोंट वरी। अब दूसरा क्यूब मैंने इसी के बाजू में ऐसा ही रख दिया। अब हम बोल सकते कि ये चार्ज Q है वो एग्जैक्टली कहां पर है, इसके सेंटर पर है 2 क्यूब के। तो अब हम बोल सकते ये सिमेट्रिक है। मतलब जो हम बोलना चाहते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं कि 2 क्यूब है तो उसके रिगार्डिंग फ्लक्स कितना हुआ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना ये सिमेट्री वाला केस है। सिमेट्री वाला केस कब यूज करना है, जब गिवन चार्ज है वो एग्जैक्ट सेंटर पर ना हो, कोई दूसरे डिस्टेंस पर हो, कोई दूसरे फेस पर हो, वर्टेक्स पर हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को सिमेट्रिक सोचना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक कब रहेगा। तो एक क्यूब से तो नहीं रहने वाला, इसलिए मैंने उसके बाजू में को क्या एज्यूम कर लिया कि सपोज दूसरा क्यूब भी वहां पर मौजूद है। तब जाकर हम बोल सकते हैं कि अब इस सरफेस के लिए कितने क्यूब दिखे, 2 क्यूब दिखे, तो फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन। तो 1 क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होगा, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये 1 क्यूब के लिए फ्लक्स आपको मिल गया कितना, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, अब इसके फेस से फाइंड करना है। तो अगर आप कंसीडर करोगे तो इसके अब कितने फेसेस होने वाले हैं, आप कंसीडर करो कि अब ये 2 क्यूब है, ये पहले वाला क्यूब, ये दूसरे वाला क्यूब, इनको तो मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो फेस तो क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो चार्ज अभी सेंटर पर है, तो आपके लिए फेस कितने हुए, 1, 2, ऊपर वाला 3, 4, 5, 6, आगे पीछे दाएं बाएं करोगे तो टोटल 10 फेस हो गए। सिंपल आप सोचो, ओके, कि एक क्यूब है तो उसमें 6 फेसेस है, दूसरे में भी कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए, हाँ या ना, वो तो इतना तो आप समझ सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो दूसरा वाला अगर इसके साथ अटैच कर दूंगा तो 6 2 6 2 12। तो अब ये वाला अगर आप 6 काउंट कर रहे हो, दूसरे वाले का 6 काउंट कर रहे हो, वो दोनों कनेक्ट कर दिए तो वो तो काउंट में नहीं आएगा। मतलब कितने फेसेस अब हुए, इसको आप निकाल दो तो कितने हो गए, 10 फेसेस हो गए। तो 4 फेसेस अगर हम जाए तो 10 फेस अगर आप कंसीडर करो तो फ्लक्स कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिलाकर। ओके, एग्जाम में आपको कभी बोलेंगे नहीं ये दूसरा क्यूब है, वो आपको सिमेट्रिक कंसीडरेशन करना है। सिमेट्रिक कंसीडरेशन मतलब वो
कि चार्ज एग्जैक्ट सेंटर पर आ जाना चाहिए, ऐसे आप दूसरे इससे ही जियोमेट्री कंसीडर करो। ओके, सो और एक अच्छी, चलो एक और एग्जांपल दो आपको कि लाइक ऐसे दिया हुआ है मुझे, इस पर यहां पर चार्ज क्यू है, तो ये सिलेंडर आधा दिया है और चार्ज क्यू है, और मुझे इसके लिए फ्लक्स फाइंड करना है, तो इसका फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कदापि नहीं आ सकता, असंभव। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, सिमेट्रिक कंसीडरेशन के लिए दूसरा ही ऐसा क्यूब मैं सोचूंगा। अब मैं बोल सकता हूं कि ये दो पूरा क्यूब हो गया, पूरे क्यूब हो गया, तो इसका फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो बी केयरफुल, मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि आधा क्यूब है तो उसके लिए फ्लक्स भी कितना होगा, आधा होगा। अभी क्यूब की बात नहीं हो रही है, अभी किसकी है, सिलेंडर की, तो सिलेंडर आधा था तो फ्लक्स कितना मिलेगा, आधा। लेकिन कहां से ये मैंने फाइंड किया, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर ये पूरा सिलेंडर है तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरा सिलेंडर है तो फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये आधा सिलेंडर है, अभी अगर आप देखोगे तो कितना है, आधा सिलेंडर है, तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट्स व्हाट, सिमेट्रिक कंसीडरेशन। ओके, तो सिमेट्रिक कंसीडरेशन कैसे करना है, मैंने क्यूब में समझाया, दूसरा सिलेंडर में समझाया, तो ऐसे ऐसे आपके सामने एग्जांपल्स आते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। सो इसको पैनिक ज्यादा मत करो, तो इसमें ज्यादा पैनिक मत हो, सॉरी। तो अब 10 फेज के लिए है क्यू बाय एप्सिलॉन, तो 1 फेज के लिए कितना होने वाला है, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। तो अब ये फ्लक्स कितना होने वाला है, क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ऐसे ही आप वर्टाइसिस के लिए फाइंड कर सकते हो कि वर्टाइस आप टोटल काउंट कर लो, तो टोटल वर्टाइस जितनी होगी वो आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, तो फाइनली वर्टाइसिस के लिए भी मिल जाएगा। सो ये केस कौन सा केस था कि चार्ज क्यू को कोई एक साइड के सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसे, तो कैसे हमने फाइंड किया। सो सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें, सिमेट्रिक कंसीडरेशन करना, कि एक ऐसे चार्ज यहां पर रखा है तो ऐसा ही दूसरा क्यूब एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाकर 2 क्यूब को मिला है तो फ्लक्स कितना हुआ, क्यूब बाय एप्सिलॉन। तो ऐसे 1 क्यूब के लिए कितना, क्योंकि हमारे पास तो फाइनली एक ही क्यूब है क्वेश्चन में, दूसरा तो हमने सिमेट्रिक कंसीडरेशन के लिए कंसीडर किया। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, कब ये एग्जैक्टली दोनों साइड से सेम चार्ज लगे। ओके, क्योंकि इस फेज से मैं जा रहा हूं, सपोज 10 मीटर है, तो दूसरे फेज से भी कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 10 मीटर। सो इट्स व्हाट सिमेट्रिक। ओके, मिरर इमेज जैसा आप कंसीडर कर सकते हो। सो ये था दूसरा केस। अब हम तीसरा केस देखेंगे कि चार्ज को कोई साइड पर नहीं रखा है, चार्ज को रखा हुआ है कोई वर्टाइसिस पर, लाइक ये कोई एक पॉइंट पर रखा हुआ, मतलब इट में बी जी, इट में बी एफ, इट में बी सी। ओके, सो लेट अस सी व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन एनी वर्टाइसिस। तो सबसे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। सो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, कि चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी वर्टाइसिस ऑफ अ क्यूब। तो कोई वर्टाइसिस के लिए हम क्या करेंगे कि लाइक मैंने ये क्यूब की वर्टाइसिस यहां पर रख दिया है चार्ज, तो ये सबसे डिफिकल्ट आज का यहां पर कॉन्सेप्ट आपको लगने वाला है, लेकिन है नहीं, इतना दिमाग में रखना एंड तक। ओके, कि चार्ज को वर्टाइसिस पर रखा हुआ है। अगेन आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि सिमेट्रिक कंसीडरेशन की। अब मैं यहां पर कैसे और कितने क्यूब अरेंज करूंगा इसके इर्द गिर्द ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। ओके, तो आप इतना तो आप समझ गए हो कि यहां पर जैसे सेंटर पर रखा था 2 क्यूब से काम चल गया था, डेफिनेटली यहां पर 2 क्यूब रखने से काम मेरा बनने वाला ही नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिकली घर पर देखना चाहते हो तो ऐसे बॉक्स कोई भी सेम शेप वाले हो ना, 8 बॉक्स कंसीडर कर लो, 8 बॉक्स कंसीडर करो, एक कोई कॉर्नर पर एज्यूम कर लो चार्ज क्यूब मौजूद है। ओके, उसके ऊपर कोई निशान बना दो ऐसे कि लाइक यहाँ पर चार्ज क्यूब मौजूद है। अब ऐसे कितने बॉक्स रखोगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। अभी तो एग्जैक्ट सेंटर में है नहीं, सारे फेस सारे डिस्टेंस सेम नहीं है। ओके, तो अभी यहां पर मैं कितने क्यूब रखूंगा इसके आगे पीछे दाएं बाएं, ताकि ये क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। नहीं समझ रहे हो आप कुछ भी। सो सी, अब छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मेरे पास ये वाला केस है कि क्यू चार्ज यहां पर है, तो अब इस क्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर इसके अगेन एक स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूं। ओके, सी हियर, थोड़ा सा ट्राई करो समझने की, जितना आप समझ रहे हो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है, अभी भी सिमेट्रिक हर एक फेस से नहीं है, आप देख सकते हो, क्योंकि यहां पर एक कॉर्नर में है लेकिन इस साइड कुछ नहीं बन रहा है। सो अगेन मैं क्या कर रहा हूं,
सी थोड़ा समझना कि एक क्यूब मैंने लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। चलो अब थोड़ा जल्दी बना रहा हूं। तो अभी भी ये सिमेट्रिक नहीं है। कई को बिकॉज अभी ये चार्ज अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ये एक साइड क्यूब के है, दूसरी साइड का कुछ नहीं। तो ऐसे जो मेरे 4 क्यूब रखे हैं इस पॉइंट के लिए अगर मैं कंसीडर करूं, इसके ऊपर और आगे कोई पीछे, तो इसके आगे भी ये आप 3 डायमेंशन में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है बोर्ड पर ये समझ पाना कि अभी यहां पर 4 क्यूब जैसे मैंने यहां पर रखे ऐसे ही 4 क्यूब आगे रखने पड़ेंगे, तब जाकर ये सिमेट्रिक होगा। अगर ये पीछे की साइड चार्ज लिए तो पीछे की साइड 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे, तब जाकर ये सिमेट्रिक बनेगा। सो बी केयरफुल। आपको ये प्रैक्टिकली समझना है तो एक ही पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे 8 बॉक्स पहले इकट्ठा करो। 8 बॉक्स इकट्ठा करके आपको क्या करना है, कोई एक कॉर्नर पर चार्ज क्यूब बोल देना है या मान लेना है या निशान कर देना। फिर 8 क्यूब को कैसे अरेंज करोगे ताकि वो एग्जैक्ट सेंटर में आए, वो सोच लेना। कितने क्यूब से होगा वो आपको करना है, मतलब फाइनल आंसर 8 ही आएगा। ओके, मैंने पहले आपको आंसर बोल दिया कि इसमें 8 क्यूब ऐसे मिलेंगे तब जाकर ये सिमेट्रिक बनने वाला है। मतलब कि अब हम बोल सकते हैं कि फॉर 8 क्यूब है तो फ्लक्स कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे तो सिर्फ इसका आंसर चाहिए, 8 क्यूब का मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मैं जाऊंगा तो 1 क्यूब होगा तो कितना फ्लक्स होगा, दैट इज व्हाट, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। तो 1 क्यूब के लिए मुझे कितना मिला, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरा काम यहां से खत्म नहीं होता है, मुझे दूसरा केस भी स्टडी करना है कि कोई एक वर्टेक्स है, फॉर एनी वर्टेक्स मुझे फ्लक्स फाइंड करना है। कोई भी वर्टेक्स है, लाइक इसी वर्टेक्स से या ए पॉइंट से, चलो मुझे ए पॉइंट पर फ्लक्स फाइंड करना है। तो जिस पॉइंट पर भी मैंने यहां पर मैंने आपको बोला कि हमने चार्ज को एक वर्टेक्स पर रखा हुआ है, मान लो अभी यहां पर फिर से चलो ये चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब इस चार्ज के लिए आप कंसीडर कर रहे हो तो इसके जो आजू बाजू वाले फेस है, अब ध्यान रखना, ये वाला फेस, ये नीचे वाला फेस और ये वाला, इसमें चार्ज क्या होने वाला है। तो चार्ज क्यू यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अलग जाएगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये गई, यहां पर ये गई और इस फेस पर भी ये गई। लेकिन ये 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन आपको यहां से दिखेगा, एक ये जाएगी इस साइड, दूसरी यहां पर और तीसरी नीचे। ओके, लाइक ऐसे मैंने कंसीडर किया है तो 1, 2 और 3 जो आपके सामने केस रखा है, ये वाला ये फेस है ई। ओके, ए ई फेस है। तो इसके लिए फ्लक्स फाइंड करना है, ध्यान रखना है, सबसे टेढ़ा क्वेश्चन आज का है। तो इसके लिए एरिया नीचे की साइड, लाइक आप यहां से समझो कि ये क्यू चार्ज रखा है मैंने यहां पर, तो इस फेस के लिए एरिया क्या होगा, आपकी साइड आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस फेस पर, एक्स एक्सिस बोलो या वाई एक्सिस बोलो, एरिया है वो जेड एक्सिस में, मतलब इसके रिगार्डिंग ये फ्लक्स क्या आया, 0। सिमिलरली ये फेस में आप एरिया कंसीडर करो, अगेन ये 90 डिग्री, तो फ्लक्स फाई ए सी बी कितना आया, 0। अगेन ए ई के लिए मैं जा रहा हूं। ओके, ए ई मतलब ये वाला फेस, तो ये वाला फेस में भी एरिया कहां पर मिला, बाहर मिला, मतलब इसके रिगार्डिंग फ्लक्स भी कितना, 0। तो 3 फेस तो चले गए, टोटल कितने फेज है, 6 फेज है। 3 फेज में तो फ्लक्स कितना है, 0 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बी केयरफुल। ओके, कि फ्लक्स फॉर एनी वर्टेक्सिस नहीं, सॉरी, फ्लक्स फॉर फेज, अभी हम फेज देखें तो फेज के लिए 3 फेज अब बचे तो उसमें फ्लक्स मिलेगा। तो कितना 3 फेज के लिए होगा, तो 1 क्यूब के लिए कितना है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है। पूरे 1 क्यूब में जब भी चार्ज कॉर्नर पर रखा हो फ्लक्स कितना है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब फेज के लिए मैं जा रहा हूं, 3 फेजेस में तो कुछ होगा ही नहीं, मैंने रीजन बताया आपको। तो मैं ऐसा 1 फेज के लिए मैं अगर फाइंड करना चाहूं तो कितना होगा, सो इट्स व्हाट, क्यू बाय 8 3 24 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। ओके, सो बी केयरफुल कि ये 3 फेजेस में क्यू नहीं होता है। फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं कि 3 फेजेस की बात करूं, लाइक चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी जाएगी, अलोंग द लाइन यहां पर भी जाएगी, यहां पर भी जाएगी। लेकिन ये फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इस साइड, और ये सिल्वर से एरिया आप कंसीडर करो, वो बाहर की साइड है, कितना एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये फेज है, यहां से फील्ड कुछ होगी नहीं,
मतलब फ्लक्स जीरो होगा, फील्ड नहीं सॉरी फ्लक्स। सिमिलरली ये फेज आप कंसीडर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है मार्कर की डायरेक्शन में, पॉइंट की, एरिया आपकी साइड, अगेन फ्लक्स जीरो। और बाकी कौन सा फेज बचा, तो अब हम कंसीडर करें ये फेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, एरिया आपके सामने, मतलब अगेन 90 डिग्री। तो ये तीन फेज में क्या बना, 90 डिग्री वाला केस बनेगा। तो उसके अलावा के जो भी यहाँ पर फेज है उसमें क्या होगा कि लाइक अगर मैं ये कंसीडर करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, एरिया वेक्टर भी यहाँ पर, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब फ्लक्स मिल रहा है। सिमिलरली ये फेज कंसीडर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, एरिया भी इसका ऊपर ही आएगा, यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा। सिमिलरली इसके पीछे वाला फेज है जो आपको यहाँ पर 2 डायमेंशन में नहीं दिखाई देगा, वहां पर भी फ्लक्स मिलेगा। इतना ज्यादा मत समझो, ओके, पागल हो जाओगे। आप ये समझो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना है कि 3 फेज में नहीं मिल रहा है, बाकी 3 में मिल, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन इजी क्या रहेगा, आपको इतना मालूम अब से होना चाहिए कि अगर वर्टेक्स पर कोई चार्ज रखा है तो 3 फेजेस में तो मिलेगा ही नहीं फ्लक्स। ओके, क्यों नहीं मिलेगा वो मैंने समझा है, तो बाकी के 3 के लिए क्या कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे जिसमें हमने चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखा हुआ है। अब आप यहां से कोई भी केस पूछा जाए घुमा फिरा कर तो आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी चीज है कि इसको प्रैक्टिकली सोचना है। अगर स्टिल समझ में नहीं आया तो मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है, वो आप कर सकते हो घर पर, कि ऐसे बॉक्स, कोई भी बॉक्स सेम साइज के और शेप के कंसिडर करो तो अच्छा रहेगा, उसको साथ में लेकर सोल्व करो। इससे बेटर कुछ नहीं है इसका सॉल्यूशन, मैं समझा रहा ना, वो भी नहीं है। अगर आप ये विदाउट एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली रट्टा मारना पड़ेगा। ओके, बाकी सबसे बेस्ट ये है, मैं नहीं हूं, ये डोई नहीं हूं। सो ये आपको क्या मिल गया कि चार्ज कोई एक वर्टिसेस पर कैसे रहता है वहां का मिल गया। ओके, सो अब हम इसी के रिगार्डिंगली एमसीक्यू देखने वाले हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ एमसीक्यू में कॉपर वायर है जिसकी लेंथ यहाँ पर क्यूब साइड की लेंथ है a और कॉपर वायर की चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्बडा। तो इस क्यूब में मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है और आपको फाइंड करना है मैक्सिमम फ्लक्स। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स मैक्सिमम कब हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट है, मतलब जब चार्ज क्या हो, मैक्सिमम हो। और एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय L। सो चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इनटू L। सो चार्ज Q कब मैक्सिमम होगा, लैम्बडा तो कांस्टेंट है, अभी दिया हुआ है इसलिए, क्योंकि फाइनल से लैम्बडा के फॉर्म में, जब ये लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दैट्स इट, सो इट्स योर आंसर। नहीं समझे हो, डेफिनेटली ये चार्ज, अगर आपको ये फ्लक्स मैक्सिमम फाइंड करना है तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, कि मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैक्सिमम चार्ज दैट इज नथिंग बट लैम्बडा इनटू लेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो कोई भी क्यूब आप अपने घर में बैठे हो, रूम क्या है, क्यूब ही है, तो उसमें लेंथ मैक्सिमम क्या होगी। लाइक यही क्यूब आप कंसीडर करो, सोचना मत कि ये क्यूबॉइड है, क्यूब मान लो, तो उसमें मैक्सिमम लेंथ कब होगी, जब ये वाला फेस ऑपोजिट ये वाले फेस से मैच करेगा, लेंथ को इसको कनेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम होगी। लाइक ये A B C D E F G और H है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेंथ किसकी आएगी, यहाँ पर A G की आएगी। A G है वो सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी। सो मैक्सिमम लेंथ L max इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन A एंड G। लेकिन उसके लिए आप देखोगे ये पॉइंट से ये पॉइंट का, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, A B H E में ये लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि सारे एंगल एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर है, क्यूब में 2 डायमेंशन में नहीं दिखेगा। तो ये A, ये भी A, तो ये कितना बनेगा, √2a, और ये भी A है, सो √2a और A उसका रिजल्ट कितना आएगा, 90 डिग्री पर ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सो फाइनली मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, √3a। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन मैथ्स का है कि क्यूब की लेंथ ये दी गई है तो उसकी मैक्सिमम लेंथ, उसमें मैक्सिमम मेजरेबल डिस्टेंस कितना होगा, एक साइड से, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स का, दैट इज हाउ मच, √3 है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं, लैम्बडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सो लैम्बडा इंटू एल मतलब √3a बाय एप्सिलॉन नॉट। इट्स योर आंसर कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना मिलेगा, √3 लैम्बडा a बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आंसर इज डेविल। ओके, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे।
सो अब हमें यहां पर दिया हुआ है 8q चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी वर्टेक्स ऑफ क्यूब। सो बी केयरफुल कि कोई क्यूब की वर्टेक्स पर चार्ज दिया है, तो जो भी आपके अंदर डेटा स्टोर है उसमें याद करो, केस ये रिलोड करो कि 8q चार्ज जब भी वर्टेक्स पर हो तो फ्लक्स का क्या रहता है। तो अभी हमें इसी में फ्लक्स फाइंड करना है क्यूब के रिगार्डिंगली। तो अगर q चार्ज रहता था वर्टेक्स पर तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये रहता था q/8 एप्सिलॉन नॉट। अगर q चार्ज कोई वर्टेक्स पर रहता था तो अभी हमने ताजा माजा 10 मिनट पहले ये डिराइव किया, समझाया, मैंने एक्सप्लेन किया कि वर्टेक्स पर जब भी q चार्ज रहता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रह जाता था q/8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कितना चार्ज है 8q है, तो टोटल चार्ज कितना 8q रख दो। सो फाइनली इट्स व्हाट q/एप्सिलॉन। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन ये था, लेकिन आपको समझाना है कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। ओके, लेकिन अगर यहां पर पूछा होता कि फ्लक्स थ्रो क्यूब नहीं, फ्लक्स थ्रो एनी साइड, वन साइड, इसमें कोई एक साइड से फ्लक्स फाइंड करना होता, और एनी वन साइड फ्लक्स मुझे फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला याद करो, क्या बनता था q/24 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला बन रहा था। सो q कितना 8q। अभी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो q कितना दिया 8q/24 एप्सिलॉन नॉट। सो इट्स हाउ मच q/3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर ये आ जाता है। आप अपने बेसिक फॉर्मूला के साथ डटे रहो। ओके, आपका बेसिक फॉर्मूला आपसे यहां पर अलग नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो ये अगेन बेसिक एमसीक्यू था जो आपको अब समझना है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। देखो, इससे पहले हमने एकेडमिक्स में देखा हुआ था स्फेरिकल सेल, अब बात हो रही है स्फीयर की। मतलब ये कैसा हुआ कि हमने फुटबॉल देख लिया है कि उसके अंदर खाली था, हवा थी, तो उसमें चार्ज ऊपर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन अब हमें देखना है वाटरमेलन। ओके, कि जिसके अंदर भी सारा यहाँ पर जो चार्ज है वो भरा हुआ है पूरी सरफेस के अंदर। कि लाइक अभी हम बात करें कि ये सॉलिड स्फीयर आपके पास है जिसमें चार्ज हर जगह पर फैला हुआ है, इक्का दुक्का जगह पर नहीं, हर जगह पर, सरफेस पर भी है और बाहर भी है। और हमने बोल दिया कि टोटल चार्ज कितना है इस पर, Q है सब मिलाकर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आउटसाइड चाहिए। फर्स्ट केस में कौन सा आपको सिखा रहा हूं, आउटसाइड द स्फीयर कैसे मैं फाइंड कर सकता हूं वो मैं सिखा रहा हूं। तो इसके आउटसाइड मान लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल R है, आउटसाइड फाइंड करना है, तो जहां पर भी फाइंड करना हो वहां पर गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते थे। R डिस्टेंस पर मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। तो अब आप इतना मुझे बताओ कि अगर ये इस पर चार्ज Q है तो इसके बाहर वाले सरफेस पर भी कितना होगा, Q ही चार्ज होगा। ओके, ये कैसी बात हुई कि मैंने एक बैग में एक बॉल पेन रखी है और उसी बैग को दूसरी बैग में रख दूंगा तो बॉल पेन कितनी होगी, टोटल एक ही होगी। तो सेम चीज है कि इसमें अगर चार्ज Q है तो बाहर वाली सरफेस को भी अगर कंसीडर करो तो चार्ज टोटल कितना होगा, Q ही रहेगा। ओके, तो अब गोजलो क्या कहता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू व्हाट, E.dA इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ Q/एप्सिलॉन। तो बाहर वाली सरफेस के लिए अगर हम जा रहे हैं R डिस्टेंस पर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr²। सो अभी मैं डायरेक्टली यहां पर सोल्व करवा रहा हूं। सो E इज इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0 Q/r²। ये तो जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया कि Q/r²। मतलब ये चार्ज स्फीयर पर जो भी डिस्ट्रीब्यूट है वो एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज का भी यही फॉर्मूला था, याद करो। ओके, सो Q/r² आया, यही फॉर्मूला स्फेरिकल सेल के आ रहा था बाहर वाले पॉइंट के लिए। ओके, तो ये इसका मतलब ये होगा कि दोनों केस बाहर आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम है। अब इनसाइड द स्फीयर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, वो आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि स्फीयर के अंदर वाले कोई भी पॉइंट्स के लिए मैं जा रहा हूं। लाइक ये चार्ज स्फीयर है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर यहां पर ये चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस R है, इसमें पूरा चार्ज Q है, 10 कूलम है, लेकिन मैं अंदर कोई भी इतना कंसीडर करूंगा पोर्शन, मैं यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पर जाना चाहता हूं, तो क्या इसमें चार्ज सेम रहेगा, नहीं रहेगा। कैसी बात हुई, वाटरमेलन ने उसको ऊपर से इतना 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 काट दिया, तो अब क्या मास सेम रहा, नहीं रहा। तो सिमिलरली चार्ज भी इतने पोर्शन के लिए सेम नहीं रहेगा। तो अगर हम
बोले कि 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम है तो चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। टोटल चार्ज कितना था, क्यू था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब है तो चार्ज कितना होगा, तो मैंने बोल दिया क्यू डैश, दैट इज r क्यूब बाय r क्यूब इंटू क्यू। ये फाइंड करने का पर्पस क्या है, आप सोच रहे हो कि मैंने ये कैसे फाइंड किया, क्यों किया, क्योंकि गोज लॉ में नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस हम यूज करते हैं। तो जो r डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूं, उस सरफेस में कितना नेट चार्ज है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने बोल दिया। क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो मैं ऐसे कर सकता हूं। ओके, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला न्यूमेरिकल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ है, लास्ट टाइम एमसीक्यू मैंने सोल्व करवाया था। तो अब अगेन आपका फॉर्मूला क्या है, गोज लॉ ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई और ये कोई भी फील्ड पर है, पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गए, सेम ही डायरेक्शन होगी। सो ई मल्टीप्लाई बाय एरिया 4 पाई r स्क्वायर दैट इज क्यू डैश r क्यूब बाय r क्यूब इनटू क्यू। सो अब ये कैंसिल क्या हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है r स्क्वायर के अलावा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाय r क्यूब इनटू क्यू। सो कैपिटल R कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, मतलब हम ये बोल सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड द स्फीयर। ओके, मतलब कि मैं सेंटर से जैसे 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 आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ती जाएगी, लेकिन सरफेस से जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाए तो क्या आएगा कि लाइक अप टू ये R इज इक्वल टू R सरफेस है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू R, ओके, अप टू द सरफेस। उसके बाद में हम जाएंगे तो E is proportional to what, 1/r square. So it is the variation of electric field with respect to distance for a uniformly charged sphere. Now अभी भी यहाँ पर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि लाइक चार्ज Q है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट, रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब मैं चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। सो E दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर R एज इट इज रखो पहले बाय R क्यूब। अब मैं यहां पर Q की वैल्यू रख रहा हूं, ये Q की वैल्यू इस जगह पर। सो रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई R क्यूब। सो R क्यूब गयो, पाई गया, 4 गयो। सो इट्स व्हाट, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। सो E का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो ये मिल जाएगा। ओके, अगेन रो कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट, मतलब यहां से भी आप बोल सकते हो कि E इज प्रोपोर्शनल टू R, वो तो ऐसे ही रहने वाला है। सो अभी हमने यहां पर क्या स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, बढ़ेगी सेंटर से अगर हम काउंट करें तो, और आउटसाइड द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। मतलब वेरिएशन अभी हमने स्टडी किया। ओके, तो ये डेरिवेशन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में ऐसे अप्लाई करना होता है, ज्यादातर यहां से आपको अप्लाई करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्ली समझना है क्यू डैश का। इस न्यूमेरिकल में समझने वाली चीज हो ना, तो ये क्यू डैश मैंने कैसे फाइंड किया ना, वो है। सो बी केयरफुल। ओके, सो अब हम इस यहां पर एमसीक्यू देखने वाले हैं। सो अभी हम यहाँ पर एक और एमसीक्यू देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि दो पैरेलल वायर्स है, वो एक दूसरे से पैरेलल है। एक पर लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर है, दूसरे पर λ2 4 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें ये दूसरे वायर पर फोर्स पहले वायर की वजह से फाइंड करना है। अब दोनों में चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस नहीं बोला, मतलब प्लस ही है, तो ये पहला वाला वायर दूसरे वायर को क्या करेगा, धक्का लगाएगा, लेकिन वो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। सो बी केयरफुल। ओके, तो पहले वायर की वजह से हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लॉन्ग वायर बोला है। ओके, तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E। ओके, तो Q किसका, तो जिस पर फोर्स लग रहा है, कौन से वायर पर लग रहा है, दूसरे वायर पर लग रहा है। तो दूसरे वायर पर लग रहा है तो चार्ज किसका, दूसरे का। और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वायर पर किसकी वजह से लग रहा है, पहले वायर की वजह से। नहीं समझे, नहीं जमा, कोई बात नहीं।
पहले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ रहने वाली है। इतना तो आप जानते हो कि अगर यहाँ पर कोई वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर आगे होती है, और कितनी होती है ये भी आप जानते हो, 2k लैम्डा बाय r। और जहां पर अगर कोई फील्ड में चार्ज होता है Q तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE। सो अभी तक मैं यही तो समझा रहा था आपको कि F इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू E। सो Q किसका, तो जिस वायर पर फोर्स लगेगा डेफिनेटली उसका रहने वाला है। सो Q2 दैट इज व्हाट, चार्ज। अब आप देखो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय L, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। सो Q2, Q इज इक्वल टू नथिंग बट लैम्डा इंटू L। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 2 इंटू लेंथ ऑफ सेकंड वायर मल्टीप्लाई बाय E, मतलब वो 2k लैम्डा 1 बाय r। दैट्स इट। हम ये एमसीक्यू के खत्म होने की कगार पर है कि ये F21 बाय L मल्टीप्लाई में इस साइड ले जाऊंगा। सो ये फॉर्मूला क्या मिला, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय r। सो अब से आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि फोर्स बिटवीन टू वायर्स, हमने इससे पहले डाइपोल के रिगार्डिंग भी देखा होगा, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंगली कैसे फोर्स फाइंड कर सकते हैं, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय r। दैट्स इट। अब हमारा काम यहां से थोड़ा बाकी है कि मैं अब क्या करना है, डेटा रखना है। सो डेटा में 2k मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लैम्डा 1 2 इंटू 10 टू द पावर -4, लैम्डा 2 4 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट डिवाइड बाय r। 0.2 है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, 2 इंटू 10 टू द पावर -1। सो चलो 2 तो गया, 9 2 18 4 72 और -1 प्लस 9 प्लस 1 10 माइनस 8 10⁻²2 यहाँ पर, और फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब यूनिट दिया है तो भले, वरना न्यूटन पर मीटर। इट्स योर आंसर। ओके, सो देखो काफी दफा ऐसा होता है, और अगेन अगेन मैं बोलता रहता हूं कि कुछ एमसीक्यू ऐसा होते हैं जो देखने में काफी डरावने लगते हैं लेकिन होते नहीं है। जरूरत होती है सिर्फ उसको प्रॉपर सोल्व करने की। ओके, सो बेसिक के साथ डटे रहो। ये आपका कौन सा बेसिक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंफिनिटी लॉन्ग वायर 2k लैम्डा बाय r, अगेन बेसिक फॉर्मूला है। सो रिक्वायरमेंट क्या है, वक्त की नजाकत क्या है कि सभी चीजों को प्रॉपर टाइम पर इकट्ठा करना। वो मैनेजमेंट आपसे नहीं हो रहा है, और आप सोच रहे हो क्यों नहीं हो रहा है, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, चीज मैं यहां पर अगर 15 एमसीक्यू करवा रहा हूं और आप 15 एमसीक्यू करके बोल रहे हो कि अब मुझे आ गया, फिर एग्जाम में मार्क्स देखते हो तब पता चलता है। उसका रीजन क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। 15 मैं करवाता हूं, 60 आपको करने पड़ेंगे। मैं एक एमसीक्यू करवाऊं तो उसके पीछे आपको 4 या 5 तो मिनिमम करने पड़ेंगे, आइडियली 10। ओके, आपको ढूंढने भी नहीं है, शुरू ही कर देना। जितने एमसीक्यू आपके सामने शुरू कर दो, ऑटोमेटिक मेथड सामने आती जाएगी। ओके, सो अब ये क्या था, यहां पर हो गया पूरा, मैं भी निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना तो कर सकते हो। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। लाइक इससे पहले लेक्चर में भी एक ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, उनकी कंपैरिजन नहीं हो सकती, इसकी और उसकी, दोनों ही का लेवल इतना ही है। सो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट दी हुई है। मैं फिर से आपके सामने स्केच बनाऊंगा और आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो ये प्लस सिग्मा यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी वाली सीट, लार्ज सीट जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी हो, प्लस सिग्मा हो, ऐसे अरेंज रखी हुई है। अब एक कोई रोड है जिस पर चार्ज डेंसिटी आधे भाग में कितनी है, प्लस लैम्डा, और आधे भाग में कितनी है, माइनस लैम्डा। उसको मिड पॉइंट ओ से हैंग किया हुआ है, मतलब कि ये मिड पॉइंट ओ अगर हम बोले तो उससे ये रोड है उसको क्या कर दिया है, हैंग कर दिया है, जो इस सीट के नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हमें यहां पर क्या फाइंड करना है कि इस सीट की वजह से इस रोड में टॉर्क लगेगा। सो टॉर्क फाइंड करना है हमें, यहां पर फाइंड करना है टॉर्क ड्यू टू दिस रोड। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, और चार्ज डेंसिटी यहां से ओरिजिन से मैं कंसीडर करूं तो आधे पोर्शन में प्लस लैम्डा है, आधे पोर्शन में क्या है, माइनस लैम्डा है। सो इट्स योर क्वेश्चन। सो फटाफट में समझा देता हूं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट दी गई है जिस पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, उससे कुछ दूरी पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड जिसके आधे पोर्शन में प्लस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बाकी आधे पोर्शन में माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। उस पर टॉर्क कितना लगेगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, है ना सुंदर क्वेश्चन। तो अब ये आपका क्वेश्चन हो गया।
तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ सबसे पहले कि टॉर्क फाइंड करना है। रिवर्स गियर में अपना यहां पर इंजन स्टार्ट करो कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप कंसीडर करोगे तो R क्रॉस F, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो R क्रॉस F होगा। मतलब जरूरत किसकी पड़ने वाली, फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल जाएगी और चार्ज की जरूरत पड़ने वाली, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है, तो चार्ज कैसे फाइंड करें। सो लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय L। अब आप ये सारी कड़ी धीरे 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 ज्वाइन करते जाओ, आपको आंसर धीरे धीरे मिलने लगेगा। मतलब सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, छोटे से लेंथ एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां से ये टोटल लेंथ 2L दी गई है, ओके, यहां से L, यहां से L। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं। ओके, यहां से आपका दिमाग घूमना शुरू होता है जब भी छोटा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करता हूं। तो इस पर ये सीट की वजह से फील्ड कुछ होगी तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स dF, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीट थी। अगेन इस साइड भी छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, और छोटा सा लेंथ एलिमेंट dx कंसीडर किया। तो अगेन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये सीट उसको क्या करेगी, अपनी साइड खींचेगी, छोटा सा फोर्स लगेगा d। आप सोचो, एक फोर्स फॉरवर्ड, दूसरा फोर्स बैकवर्ड, ऐसा हमने डाइपोल में देखा हुआ है कि जब भी टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक यहां पर लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होगा, उसकी वजह से कपल जनरेट होगा, कपल की वजह से हम बोल सकते हैं टॉर्क जनरेट होगा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया 2x, अगर हम कंसीडर करें, ओके, तो ये 2x है, ये 90 डिग्री है। सो ये O P Q एंड ये R बोल दो ना। सो कोस साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, मतलब QR बाय 2x, मतलब QR इज इक्वल टू व्हाट, 2x साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, 2x साइन थीटा आया, क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूला में हमें फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो जो आपको अस्त्रों की जरूरत पड़ने वाली है, दिव्यास्त्र की, वो पहले इकट्ठा करो। ओके, जैसे अर्जुन ने महाभारत में किए हुए हैं कि पहले महाभारत शुरू हुआ उससे पहले क्या किया, दिव्यास्त्र की खोज में चल पड़े थे, वैसे आपको ये करना है। ये दिव्यास्त्र है जो काम आने वाला है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़े तो फोर्स का फॉर्मूला, छोटे से फोर्स के लिए मैं जाऊंगा तो छोटा सा चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने छोटी सी कंसीडर नहीं की क्योंकि ये चार्ज प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड्स नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करो। और छोटा सा चार्ज तो लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, dq बाय dx। सो dq इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा इनटू dx। सो dq दैट इज लेमडा इनटू dx। सो ये चलो फोर्स का काम हो गया। अब छोटा सा फोर्स मिल गया, अब आपको टॉर्क फाइंड करना है। सो टॉर्क के लिए मैं क्या करूंगा, टॉर्क, छोटा सा टॉर्क फाइंड करना है तो छोटा सा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो लगा दो और df की वैल्यू लगा दो। तो लेमडा dx सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन निकाल रहा हूं। तो मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2x sin थीटा। सो लेमडा dx, अब ध्यान रखना, अब मैं सिर्फ इसको रीअरेंज कर रहा हूं, नहीं करना है रीअरेंज, चलो ना। अब हमें क्या करना है, छोटा सा टॉर्क अवेलेबल है, पूरा टॉर्क फाइंड करना है, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे, चलो आपके दिमाग में आ तो गया, तो वेरिएबल सबसे पहले फाइंड करना जरूरी होता है। थीटा एंगल दिया हुआ मतलब ये वेरिएबल नहीं है, एप्सिलॉन नॉट वेरिएबल नहीं है, सिग्मा वेरिएबल नहीं है, लेमडा वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन है, x है। सो पूरा टॉर्क अगर मैं फाइंड करने गया तो वेरिएबल x की लिमिट क्या होगी, तो देखो x से वो मैंने यहां से O से ऊपर तक गया, तो मैं ओरिजिन से ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां तक जाने वाला हूं, L तक जाने वाला हूं। ओके, क्योंकि x इज व्हाट, इट इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, तो मैं इस साइड जाऊंगा तो मैक्सिमम कितने लेंथ तक जाऊंगा, L तक, मतलब x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। ओके, सो ये आपकी लिमिट होगी। इस क्वेश्चन में जो जरूरी चीज है ना, वो लिमिट अप्लाई करना है। ओके, क्योंकि सारे दिव्यास्त्र इकट्ठा कर लिए, फिर निशाना तो लगाना पड़ेगा ना। सो ये निशाना आप लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप गलती क्या करोगे, L L 2L कंसीडर कर लोगे, ये नहीं चलेगा। 2L लेंथ नहीं चलेगी क्योंकि x हमने ओरिजिन से मेजर किया, अप साइड x, नीचे की साइड x वो दिखा रहा है। सो बी केयरफुल, लिमिट 0 टू L होगी, 0 टू 2L नहीं होगी।
ओके, सो यहाँ पर अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं। सो अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ू तो देखो लेमड़ा जो कांस्टेंट दिख रहा है ना वो निकालो। लेमड़ा सिग्मा 2 साइन थीटा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे 2 कैंसिल हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन 0 to L x dx। ओके, सो 2 कैंसिल हो गया तो लेमड़ा सिग्मा साइन थीटा बाय एप्सिलॉन नॉट, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर L तक। सो फाइनली सिग्मा या लेमड़ा जो कुछ भी बोलो, लेमड़ा यहां पर सिग्मा या लेमड़ा के फॉर्म में आंसर दिया तो सिग्मा लेमड़ा साइन थीटा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और x की जगह पर लिमिट्स रखो L स्क्वायर। सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। सो अनारकली, बाहुबली, चंपाकली में से कौन मैच हो रहा है, या चंपाकली। सो योर आंसर विल बी चंपाकली, दैट्स इट। ओके, सो बहुत ही सुंदर एमसीक्यू था, काफी इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन आप इसका बेसिक समझो। ऐसे काइंड के एमसीक्यू कभी सीधे तरीके से नहीं होते, टेढ़े तरीके से होते, मतलब कि रिवर्स गेयर में ही होते। सबसे पहले जो फाइंड करना है ना वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि मुझे टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब उसमें फोर्स आया तो फोर्स में यहाँ पर कैसे फाइंड करूंगा, तो फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करूंगा। ये सारी चीजें जब दिमाग में घूमने लगेगी, ऑटोमेटिक घूमने लगनी चाहिए, तब जाकर ऐसे काइंड के क्वेश्चन होंगे। अभी तो मैंने एक करवाया, आपके सामने हो सकता है इसके जैसे कोई दूसरे क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो दिमाग की बत्ती टीचर जलाए तब नहीं जलनी चाहिए, अपने आप से जलनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो आज यहां तक रखते हैं।